RSS, Evolution from an Organization to a Movement. रतन शारदा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बारे में हम हर दिन कोई ना कोई बात सुनते आए हैं। खासकर आरएसएस लीडर्स के स्टेटमेंट्स आए दिन नेशनल सेंसेशन बन जाते हैं, फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या लाल कृष्ण आडवाणी जी। ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स आरएसएस से ही उभरे हैं। देश भर के सारे आरएसएस कार्यकर्ता संघ चालक का हर आदेश सिर आंखों पर रखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ना होकर भी इंडियन पॉलिटिक्स में आरएसएस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैसे बना आरएसएस देश की सबसे बड़ी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? आइए जानते हैं आरएसएस लीडर्स और उनके पॉलिटिक्स के साथ साथ देश के लोगों पर इनके इफेक्ट्स के बारे में। पूज्य है मंत्री मंदिर, नींव का मैं राजकरण हूं, पूज्य मां की अर्चना का एक छोटा सा उपकरण हूं। यह था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गीत, जिसका मतलब है कि देश की सत्ता किसी मंदिर की तरह पवित्र जगह है और हम बस उस मंदिर में भारत माता की सेवा करेंगे। कभी सत्ता में नहीं बैठेंगे, बस सत्ता निर्माण में हाथ बटाएंगे। इंडियन पॉलिटिक्स में सर संघ चालक की बात और उनके ओपिनियन तहलका मचा देते हैं। लेकिन यह मकाम आरएसएस को रातों रात हासिल नहीं हुआ। इसके पीछे संगठन के 95 सालों की मेहनत और तपस्या है। 27 सितंबर 1925 का वो सुहाना दिन था जब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की नींव रखी। ब्रिटिश राज के खिलाफ जंग लड़ने वाले क्रांतिकारियों के जो संगठन बने थे, उनमें से एक थी कलकत्ता की अनुशीलन समिति। स्टूडेंट लाइफ में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हेडगेवार अनुशीलन समिति में ज्वाइन हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके बाद डॉक्टर हेडगेवार भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने की वजह से उन्हें ब्रिटिशर्स ने 1 साल तक जेल में कैद कर दिया था। यहां तक कि आरएसएस की स्थापना उन्होंने जब की, उस वक्त भी वो कांग्रेस में ही थे। लेकिन उस जमाने की कांग्रेस में भी 2 अलग अलग आइडियोलॉजीज थी। एक वो गुट जो अहिंसा से आजादी का सपना देख रहा था, दूसरा गुट जो ब्रिटिशों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानता था, जो मानते थे कि ब्रिटिश राज से लड़ने के लिए हाथ में हथियार उठाना जरूरी है। उस वक्त कांग्रेस में भी 2 गुट थे। एक गुट जो शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिशर्स का विरोध करता था, जिसे मॉडरेट कांग्रेस ग्रुप कहा गया, और दूसरा ग्रुप ऐसे लीडर्स का था जिनका मानना था कि ब्रिटिशर्स को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। वो लीडर्स कांग्रेस में होकर भी क्रांतिकारी थे या क्रांतिकारियों को सपोर्ट करते थे। उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस ग्रुप कहा जाता था। एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस की लीडरशिप लाला लाजपत राय जी, लोकमान्य तिलक और बिपिन पाल जैसे क्रांतिकारी नेताओं के हाथ में थी। डॉक्टर हेडगेवार इसी लीडरशिप की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। 1905 में बंगाल के पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1909 में मुस्लिम समाज को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाकों की सीट्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखने का रूल बनाया गया था। इस बात से एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस नाराज थी, लेकिन फिर भी वो आजादी हासिल करने के लिए एकजुट रहे। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार के विचार उस वक्त पूरी तरह से बदल गए जब 5 साल तक चला खिलाफत यानी असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से फेल हो गया। यहीं से डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में आरएसएस की स्थापना का विचार आया और साल भर के अंदर उन्होंने संगठन का काम शुरू कर दिया। आरएसएस के अंदर टोटल 30 ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म की गईं। आजादी के आंदोलन के अलावा वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेशन फील्ड में बढ़ चढ़कर काम कर रही थीं। उनका मोटिव था हर एक देशवासी को एजुकेटेड बनाना। 1940 आते आते मुस्लिम लीग पाकिस्तान का प्रस्ताव लेकर आई और दुख की बात थी कि इसी साल डॉक्टर हेडगेवार जी की मृत्यु हो गई। लेकिन यह बस एक रिफॉर्मिस्ट के जीवन का अंत था, उनके शुरू किए गए रिफॉर्मिंग एरा का नहीं। डॉक्टर हेडगेवार के बाद कैसे आगे बढ़ा आरएसएस का सफर? डॉक्टर हेडगेवार जी की डेथ के बाद श्री महादेव सदाशिव गोलवलकर यानी गुरु जी ने आरएसएस की कमान संभाली। उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस से हटकर एक अलग आइडियोलॉजी की जरूरत को समझा और अक्टूबर 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए इंस्पायर किया। डॉक्टर मुखर्जी ने अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना की। वैसे तो आरएसएस ही जनसंघ की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन आरएसएस के मॉरल्स की वजह से वो जनसंघ में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करते थे और ना ही आरएसएस आज की भाजपा के कामकाज में डायरेक्ट इंटरफेयर करती है।
बावजूद इसके जनसंघ पर आरएसएस का बहुत बड़ा प्रभाव रहता था। 1980 में यही जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बन गई। अब बात तब की हो या अब की, आरएसएस जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाव तो पॉलिटिकल पार्टीज पर रहता ही है। खैर, 2019 में भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया, लेकिन इसकी सबसे पहली मांग जनसंघ के फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में की थी। उनका नारा था कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 63 साल बाद उनके संगठन को 370 हटाने में कामयाबी मिली, लेकिन 1953 में ही डॉक्टर मुखर्जी की डेथ हो गई। फिर एक लंबे अरसे के बाद जनसंघ को बूस्टर एनर्जी मिली जब 1967 में दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ के प्रेसिडेंट बने। जनसंघ और बाद में भाजपा के लिए दीनदयाल जी की आइडियोलॉजीज बहुत इंस्पिरेशनल रही हैं। आज भी भाजपा दीनदयाल जी की इंटीग्रल ह्यूमैनिटी यानी समस्त मानवता की आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित है। लेकिन दुख की बात है कि प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही महीनों में उनकी हत्या कर दी गई। मुगलसराय जंक्शन के पास उन्हें चलती ट्रेन से नीचे धक्का देकर किसी ने मार डाला। अपने पावरफुल लीडरशिप के बगैर जनसंघ फिर एक बार ठंडा पड़ गया। इंदिरा सरकार ने जब इमरजेंसी का दौर देश को दिखाया, तब पावरफुल ऑपोजिशन लीडर्स को सरकार ने जेल में डाल दिया था। आरएसएस को तो बैन कर दिया गया था। उस दौर में पॉलिटिकल पावर में पैर जमाने की कोशिश कर रही जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गई और यह तरकीब रंग लाई। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन जनता पार्टी में भी जनसंघ के कुछ विरोधी दल थे। उस जमाने में जब आरएसएस का मेंबर जनसंघ में शामिल होता, तब उसके पास आरएसएस और जनसंघ दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप होती थी। इसे ड्यूअल मेंबरशिप कहा जाता था। जनता पार्टी में मौजूद विरोधियों ने इसी मुद्दे पर जनसंघ को दबाने की कोशिश की और आखिरकार जनसंघ ने जनता पार्टी का दामन छोड़कर 1980 में भारतीय जनता पार्टी के नाम से पुनर्जन्म ले लिया। आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में यही खास बात होती है कि यहां अपने काम और मेहनत के दम पर कोई भी आम इंसान सबसे बड़ी पोजीशन तक पहुंच सकता है। ऐसा ही एक नाम है मधुकर दत्तात्रेय देवरास का, जिनको बाला साहेब के नाम से भी जाना जाता था। वो हेडगेवार की लीडरशिप में बनी आरएसएस की पहली शाखा के मेंबर थे। वो आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम करते थे। शुरुआती दौर में नागपुर के इटवारी एरिया में आरएसएस कमजोर थी। तब हेडगेवार ने उन्हें इटवारी में शाखा एक्सपैंड करने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने समझा कि काम की वजह से इवनिंग के टाइम लोग शाखा में नहीं आते। तब बाला साहेब ने ही सबसे पहले प्रभात शाखा यानी मॉर्निंग मीट्स की शुरुआत की। उनकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स देखकर हेडगेवार भी काफी इंप्रेस थे। फिर उन्हें एक के बाद एक आरएसएस के एक्सपेंशन की जिम्मेदारी मिलती गई। तब उन्होंने शाखा के काम करने के तरीकों में भी काफी बदलाव किया। बाला साहेब ने शाखा में देशभक्ति गीत गाने को कंपलसरी प्रोसेस बनाया। हेडगेवार जी के साथ मिलकर उन्होंने शाखा मेंबर के यूनिफॉर्म में भी काफी बदलाव किए और उनकी मेहनत और स्किल्स का नतीजा था कि 1973 में बाला साहेब आरएसएस के सरसंघ चालक बने। लेकिन वो देश पर बहुत बड़े संकट का पीरियड था। बाला साहेब ने सरसंघ चालक के तौर पर देश भर में रिफॉर्म लाने के लिए आंदोलन शुरू किए, लेकिन तब इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। सरकार ने इमरजेंसी पीरियड में उन्हें भी जेल में कैद कर दिया था, लेकिन सरकार बाला साहेब के रिफॉर्मेशन का काम नहीं रोक सकी। वो जेल के अंदर से भी शाखा मेंबर्स को गाइड करके एक्सपेंशन प्लान्स बताते थे। बाला साहेब की लीडरशिप में आरएसएस देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने ही आरएसएस में एक अलग मीडिया सेल यानी न्यूज मीडिया और प्रचार का काम देखने वाला ग्रुप भी बनाया। यहां तक सर्वपंथ समादर मंच की स्थापना की, जहां सबके लोगों को एक जैसी रिस्पेक्ट दी जाती थी। इससे देश में यूनिटी का मैसेज दूर दूर तक फैलने लगा। 1975 की इमरजेंसी से लेकर 1993 में बाबरी डेमोलिशन की घटना तक है भी आरएसएस के सरसंघ चालक रहे। बाबरी घटना पर उन्होंने कहा कि लेट्स फॉरगेट एंड फॉरगिव, मतलब जो हुआ उसे भूल जाओ और एक दूसरे को माफ कर दो। उसके बाद 1994 में उन्होंने आरएसएस की कमान प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ राजू भैया के हाथ में सौंप दी। राजू भैया ने भी आरएसएस में अपना सफर एक साधारण स्वयंसेवक के रूप में शुरू किया था, लेकिन हेडगेवार की तरह राजू भैया भी आरएसएस ज्वाइन करने से पहले कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। 1942 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ कांग्रेस की क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल थे। 1948 में जब आरएसएस को पहली बार बैन किया गया था, तब राजू भैया ने सरकार के खिलाफ सत्याग्रह भी किया था।
उन्हें जेल में बाकी कार्यकर्ताओं से तोड़ने के लिए जेल प्रशासन ने ग्रेड सी की कैद से ग्रेड बी में शिफ्ट करना चाहा। लेकिन जब ऑफिसर्स राजू भैया को ले जाने आए तब कार्यकर्ताओं ने राजू भैया के इर्द गिर्द ह्यूमन चेन बनाकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसी टाइम पीरियड में वो लाल बहादुर शास्त्री जी के करीब पहुंचे। राजू भैया ने ही शास्त्री जी को एक लेटर लिखकर आरएसएस के काम के बारे में बताया, जिस लेटर की बेसिस पर शास्त्री जी ने आरएसएस के 6 स्वयं सेवकों को जेल से छुड़वाया। वो राजू भैया ही थे जिन्होंने सबसे पहले गौ रक्षा लॉ की मांग उठाई और सरकार को यह कानून बनाने पर मजबूर किया था। शाखा को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने ही 5S मेथड को डिस्क्राइब किया। फर्स्ट, संख्या यानी ज्यादा अटेंडेंस। सेकंड, संच यानी आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स। थर्ड, संस्कार यानी अच्छे थॉट्स और बिहेवियर डेवलप करना। फोर्थ, समर्पण यानी देश और आरएसएस के लिए कुछ भी करने की तैयारी रखना। लास्ट, स्नेह यानी सबके लिए दिल में प्यार और अपनेपन की भावना रखना। खुद राजू भैया भी कभी गुस्से से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। राजू भैया ऐसे पहले सरसंघ चालक थे जिन्होंने आरएसएस में किए जा रहे हर काम की रिटन रिपोर्ट्स तैयार करने की शुरुआत की। वो हर एक स्टेट से काम की रिपोर्ट्स मंगवाते और डॉक्यूमेंट करते। जब पंजाब में हिंसाचार हुआ था तब राजू भैया ने पंजाब के लोगों की मदद के लिए पंजाब पीड़ित सहायता समिति बनाई और स्वयं सेवकों को डोनेशन देने की गुजारिश की। सारे स्वयं सेवकों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक डोनेशन दिए। यहां तक कि जेल में कैद सदस्यों ने भी अपनी जेल में काम की कमाई भी डोनेट कर दी। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि राजू भैया ने डोनेशन के लिए ना कोई भाषण दिया था, ना कोई सभा की थी और ना ही प्रचार किया था। सिर्फ उनकी एक गुजारिश पर देश भर के आरएसएस मेंबर्स पंजाब पीड़ितों की मदद के लिए सामने आए। ये एक आरएसएस सरसंघ चालक के आदेश के साथ साथ राजू भैया के हम्बल नेचर की वजह से उन पर प्यार बरसाने वाली मेंबर्स की फीलिंग्स का भी कमाल था। राजू भैया ने ही आरएसएस से जुड़ी विश्व हिंदू परिषद के साथ राम मंदिर आंदोलन को देश भर में पहुंचाया। उन्होंने सरकार और आंदोलनकारियों के बीच मीडिएटर का काम किया और उन्हीं की लीडरशिप में आरएसएस के साथ भाजपा को इतनी ताकत मिली कि 1998 में भाजपा ने सेंटर में पावर हासिल कर ली। राजू भैया के बारे में कहा जाता है कि उनका बिहेवियर और उनकी पर्सनैलिटी किसी साधु ऋषि की तरह सूदिंग और काम थी। उनका स्वभाव एक कविता से स्पष्ट होता है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, जिसका मतलब है हमारा अल्टीमेट गोल सिर्फ सत्ता की कुर्सी हासिल करना नहीं है बल्कि देश सेवा है। महज 9 साल की उम्र में आरएसएस के स्वयं सेवक बने के.एस. सुदर्शन जी ने कभी यह नहीं सोचा कि उनके बारे में लोग क्या कहेंगे। वो बस वही करते रहे जो लोगों के लिए उन्हें सही महसूस होता गया। उनकी स्टूडेंट लाइफ की फेयरवेल सेरेमनी में जहां बाकी स्टूडेंट्स ने फिल्मी गाने गाए थे, वहीं सुदर्शन जी ने आरएसएस का गीत गाया, जाग उठा है आज देश का वो सोया अभिमान। इसी बात से पता चलता है कि सुदर्शन जी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का जीता जागता एग्जाम्पल हैं। सुदर्शन जी इतने इंटेलिजेंट थे कि जब 1977 में इमरजेंसी वाले टफ टाइम में उन्हें आरएसएस ने नॉर्थ ईस्ट भेजा, तब सबसे पहले उन्होंने बंगाली और असमिया भाषा सीखी और फिर लोकल लैंग्वेज में भाषण दिए। और तो और उन्होंने चर्च की एक्टिविटीज पर सवाल उठाने से पहले चर्च को डीपली स्टडी किया। उनका मानना था कि किसी सब्जेक्ट पर उंगली उठाने से पहले हमें उस सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जब उल्फा आतंकियों ने एक बंगाली हिंदू की हत्या कर दी थी, तब सुदर्शन जी ने इसे एक सीरियस क्राइम कहा था और ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए कई स्कॉलर्स के साथ डिस्कशंस के बाद एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की जरूरत को इंपॉर्टेंट माना। एनआरसी डॉक्यूमेंट से बाहरी शरणार्थियों को ट्रैक करना आसान हो जाता है। 1951 में पहली बार एनआरसी डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और देश के हर पुलिस स्टेशन और सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर्स को दिया गया था। और यही एनआरसी का मुद्दा आज देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए सेंसेशनल इशू बन गया है। उनके इंटेलेक्चुअल व्यूज सिर्फ आरएसएस ही नहीं बल्कि पूरे देश को सही रास्ता दिखाने वाले थे। मीडिया में फेक न्यूज का बोलबाला देखकर उन्होंने आरएसएस के साप्ताहिक 5 जन्य में जनगण मन का सच नाम से वीकली आर्टिकल शुरू किया। बाकी सारे आरएसएस लीडर्स की तरह वो भी जैसे रूरल डेवलपमेंट के साथ महिलाओं और दलितों को मेन स्ट्रीम में लाने के फेवर में थे, लेकिन इसके साथ ही वो चाहते थे कि अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर भी कुछ किया जाए। जो कुप्रथा यानी गलत ट्रेडिशंस हैं सिर्फ उनको बदला जाए।
इसके साथ ही वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म के लिए ट्राई कर रहे थे। जब एमएसएमई के लॉज इंडस्ट्रीज के लिए नुकसानदेह बनने लगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रिजर्वेशन हटाया गया, तब उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। कई सारे स्कॉलर्स से मिलकर डिस्कशंस करके उन्होंने प्राज्ञ प्रवाह नाम से भारत का इतिहास दर्शाने वाली किताब लिखी। वहीं फार्मिंग में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यानी आर्टिफिशियल सीड्स का भी विरोध किया। उनका मानना था कि खेती के लिए ट्रेडिशनल काउ बेस्ड तरीका ही बेहतर है। उनका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी इतना शार्प था कि 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन की तबाही देखकर उन्होंने अर्थक्वेक्स को रोकने वाले प्रोजेक्ट्स सजेस्ट किए, जिनमें 7 जियोथर्मल रीजन्स के 340 हॉट वाटर स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करके 10,000 मेगावाट पावर जनरेट करने वाला प्रोजेक्ट भी शामिल था। और भारत के सुपर पावर बनने की जर्नी की भविष्यवाणी भी सबसे पहले उन्होंने ही की थी। सुदर्शन जी के बाद 2009 में एक हंसमुख और ओपन माइंडेड पर्सनालिटी ने आरएसएस सरसंघ चालक की जिम्मेदारी संभाली, डॉक्टर मोहन भागवत। बाला साहेब देवरास की तरह ही मोहन भागवत का भी मानना रहा है कि हमें अक्सर नई बातें, नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो सबक मिलेगा और सक्सेसफुल हुआ तो दुनिया के काम आएगा। मोहन भागवत का नेचर इतना ग्राउंडेड है कि उन्होंने कभी अपनी पोजीशन, पावर का सहारा लेकर किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया। उन्होंने आरएसएस की बाकी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेशन मजबूत बनाया और सबको साथ मिलाकर आरएसएस को अनबीटेबल पावर हाउस बनाया। आरएसएस के सालों से चलते आए जनहित के कामों को ज्यादा लोग नहीं जानते थे। मीडिया सेल का यूज करके उन्होंने आरएसएस प्रोग्राम्स के बारे में देश भर में जानकारी पहुंचाई और ज्यादा लोगों को संघ के साथ जोड़ने का प्रोसेस स्टार्ट किया। उनका कहना था कि आरएसएस से जुड़ने से पहले लोगों को आरएसएस को समझना जरूरी है। कई लोग सालों तक ये मानते थे कि आरएसएस सिर्फ मेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है। डॉक्टर भागवत की वजह से देश जान सका कि आरएसएस में फीमेल्स की राष्ट्र सेविका समिति भी है। आजादी के पहले के जमाने की जरूरत को ध्यान में रखकर आरएसएस प्रोग्राम्स में इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस होती थी। इसीलिए लक्ष्मीबाई केलकर जी ने महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की थी। डॉक्टर भागवत भी आरएसएस के बॉर्न प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से फॉलो करते हुए पॉलिटिक्स से दूर रहते थे। उनके टेन्योर में किसी भी आरएसएस के अधिकारी को किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने की सख्त मनाही थी और ना ही कोई पॉलिटिकल आदमी आरएसएस में शामिल हो सकता था। वो हमेशा सत्ता से दूरी बनाए रखना पसंद करते थे। उन्होंने हमेशा देश के मुद्दों की बात की, ना कि देश में चल रही राजनीति की। यहां तक कि उन्होंने बीजेपी को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की। बावजूद इसके सच्चाई ये है कि आरएसएस ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है और आरएसएस के प्रोग्राम्स का बीजेपी पर असर होना नेचुरल बात है। आरएसएस में मेंबर्स की फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज बढ़ाकर उनमें देशभक्ति की भावना बढ़ाने का काम किया जाता है। मुश्किल टाइम में देशवासियों की हेल्प के लिए सारे मेंबर्स मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। देश के हर एक इंसान को एजुकेट करने का उद्देश्य लेकर आरएसएस एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है। छोटे छोटे गांव में जहां स्कूल्स नहीं है, वहां आरएसएस के मेंबर एजुकेशन पहुंचाने का काम भी करते हैं और इसीलिए आज आरएसएस गर्व के साथ कह सकता है कि वो जनहित में काम करने वाला देश का सबसे बड़ा संगठन है।